हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर न्यू लर्नर्स हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि अभी फ़िलहाल हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारे सब्जेक्ट की कवर करेंगे। फ़िलहाल अभी हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हिस्ट्री को हम लोग बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर 3 है क्लास 6 का, क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री, और चैप्टर 3 है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस सेशन को। जैसे कि देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। जो बॉक्स में आप लोग देख रहे हैं, इसको हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो किताब का डिजाइन किया जाता है वो तो छोटे बच्चों के लिए डिजाइन किया जाता है। लेकिन हम लोग एक छोटे बच्चे तो नहीं हैं, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। तो अपने अपने हिसाब से अब जो हमारे लिए क्या ज़रूरत है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, और इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। देख रहे हैं आप लोग, सब टाइटल दिया है हड़प्पा की कहानी। तो ये सब टाइटल जो दिया है ये आपको याद रखना है। इससे आपका जो ये पैराग्राफ दिया है ये अपने आप याद रहेगा। तो आपको सब टाइटल याद रखना है, बड़े बड़े जो अक्षरों में लिखा रहता है उसको आपको याद रखना है। तो हड़प्पा की कहानी ये आप लोग देख रहे हैं, तो चलिए इनके बारे में, हड़प्पा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानियां बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इसमें काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यहाँ एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर का खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थल, जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो अभी हमने हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जिसमें यह दिया गया है कि 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो वहाँ काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल पर मिला, और वहाँ से वे लोग हजारों की संख्या में ईंटें उखाड़ कर ले गई।
जो पके ईंटें थी, और वे 150 साल पहले उनको मतलब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो उनको दिखा। और उसके 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, तब पता चला कि यह खंडहर उप महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो इसके पहले वाले जो हमने चैप्टर 2 पढ़ा था उसमें भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा हिंट से मिला था कि सिंधु घाटी और उसके सहायक नदियों के पास जो नगरों का निर्माण हुआ था वो 4700 साल पहले हुआ था। तो बेसिकली वो इसी के बारे में बतला रहा था, हड़प्पा सभ्यता का बारे में ही बतला रहा था, लेकिन वहाँ हड़प्पा सभ्यता का नाम नहीं दिया था, लेकिन वो हड़प्पा सभ्यता की ओर ही इंडिकेट कर रहा था। दूसरे सबटाइटल देख रहे हैं, इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो जो अभी हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन उसे ऊंचाई पर बनाया गया था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटी की बनाई जाती थी। इसके ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी की खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवार खूबसूरत और मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान अष्टानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी को रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबांगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए गए होंगे। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो अभी हमने इसका सब टाइटल पढ़ा कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो सबसे पहले इन नगरों की मुख्य विशेषता यह थी कि यहाँ पर नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, 2 भागों में बांटा गया था। एक था पूर्वी भाग और एक था पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन इसको ऊंचाई पर बनाया गया था, और जो पूर्वी हिस्सा था वो बड़ा था और ये निचले इलाके में था। तो जो हिस्सा ऊंचाई पर बनाया गया था पुरातत्वविदों ने उसे नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्सों को निचले नगर कहा। उसके बाद में हमने यह पढ़ा कि इसके जो भी ईंट थे वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी और ईंटों की चिनाई की जाती थी। देन हमने ये भी पढ़ा कि मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जो कि एक विशेष स्नानागार
था जहाँ पर एक पब्लिक के रूप में लोग वहाँ जमा होते थे और कुछ खास अवसरों पर वहाँ पे नहाया जाता था। देन हमने ये भी पढ़ा कि जो ये स्नानागार था इसमें कुएं से पानी निकाल कर भरा जाता था। देन हमने ये भी पढ़ा कि उसके नीचे चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। तो ये सब इसकी विशेषता थी। देन हमने ये भी पढ़ा कि कलिबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो ये सब इसकी कुछ खास विशेषता हो गया। हालांकि आपके जो क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये बुक है, आपके जो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्लास 6 की के जो एनसीईआरटी बुक है उतना ही तक आपको बतला रहा है। लेकिन जब हम इसके इसके एडवांस बुक यानी क्लास 12 में पढ़ेंगे तो इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मैप में थोड़ा देखिए। ये देख रहे हैं, ये रहा हड़प्पा, यही है हड़प्पा। और ये है सिंधु नदी, ये रहा। और मोहनजोदाड़ो इस साइड में है, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो है। और ये रहा कालीबंगा। अभी जिन जिन लोकेशन के बारे में पढ़ा हम उसको बतला दे रहे हैं। देन इसके आगे जो भी पढ़ेंगे उसको फिर से बतलाएंगे। तो हमने अभी हड़प्पा के बारे में पढ़ा, तो ये रहा हड़प्पा और ये रहा मोहनजोदाड़ो। और लोथल के बारे में पढ़ा, तो लोथल ये रहा यहाँ पर। देन अब ये आप लोग देख रहे हैं ये सबटाइटल, भवने, नाले और सड़कें। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसके भवन, नाले और सड़कों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उस भवन, नाले और सड़कों की क्या विशेषता है। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में भी कुएं होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नलियों को सड़कों की नलियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में एक बड़े नालों में मिल जाते थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई किया जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। घर, सड़कों और नलों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो अभी इसका सबटाइटल हमने पढ़ा कि भवन, नाले और सड़कें। तो इसकी विशेषता क्या थी? इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। और हमने ये पढ़ा कि जो भवन, नाले और सड़कें हैं वो एक ही समय बनाया जाता था योजनाबद्ध तरीके से, लेकिन यानी एक ही साथ बनाया था। भवन, नाले और सड़कों को एक ही साथ बनाया जाता था। और जो जो घर के नली है उसको सड़क के नली से जोड़ दिया जाता था और ये सड़क की नली बाद में जाकर बड़े नलों में जाकर मिल जाते थे। तो इस तरह योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। देन देखते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं सबटाइटल नगरीय जीवन। तो हम लोग हड़प्पा के नगरीय जीवन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि कैसा है। हड़प्पा के नगरों में
बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना जुटाने में रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमतों चीजों की अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे। शायद अनेक चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही सुदूर देशों की किस्से कहानियां भी कहा जाता था। मिट्टी से बनी नई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो हमने नगरीय जीवन के बारे में पढ़ा थोड़ा। तो नगरीय जीवन में हम लोग यहाँ पढ़ा कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होंगी और यहाँ जो भी काम काज किया जाता था, जैसे पब्लिक डोमेन में कोई काम हो गया तो इतना बड़ा जो हड़प्पा नगर था उनको इस तरह से बनाया गया था सुसज्जित ढंग से। तो यहाँ पर तो मैनेज करने के लिए, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोई शासक तो जरूर होगा ना, मेन आदमी तो कोई जरूर होगा। तो वहीं आपका एनसीईआरटी बुक बतला रहा है कि कोई शासक तो जरूर होगा। देन हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि सुदूर यानी दूर दूर जगहों से भी बहुमूल्य पत्थर और सोने चांदी जैसे चीजों को मंगवाया जाता था और यहाँ लिपिक भी रहते थे। ये देख रहे हैं आप लोग, ये है मुहरे। इसको मुहर बोला जाता है जिसमें एक जानवर का चित्र बतलाया गया है और यहाँ पर एक खास तरह का लिपि का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं ये सब। और एक ये रहा खिलौना, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक खिलौने, यहाँ खिलौने भी मिला है। तो ये रहा खिलौना। नगर और नए शिल्प। अब हम लोग नगर और नए शिल्प के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीजें के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, टंक, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियां शुद्ध कताई का संकेत देती हैं।
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर को तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पिचकारी करना। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, जो ये बतला रहा है कि पृष्ठ 28 पर जाकर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो अभी हमने पढ़ा मनके के बारे में। तो ये रहा मनके, इसको मनके बोलते हैं, इसको मनके बोलते हैं। और ये रहा फलक। अच्छा, फ्योन्स के बारे में थोड़ा दे रहा है कि फ्योन्स किसे बोला जाता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। यही दे रहा है कि जो पत्थर और शंख है ये प्राकृतिक तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन जो ये फ्योन्स है, ये रहा फ्योन्स, लेकिन जो ये फ्योन्स का चित्र दे रहा है, इसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। और ये किस तरह तैयार किया जाता है, तो बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योन्स से मनके, चूड़ियाँ, बालों और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फ्योन्स से क्या बनाया जाता था, मनके बनाया जाता था, चूड़ियाँ बनाया जाता था और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अभी आप लोग ये सब टाइटल देख रहे हैं, कच्चे माल की खोज में। तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वे कच्चे माल की प्राप्ति किस तरह से करते थे और कहाँ से करते थे। कांचा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। तो कच्चे माल के बारे में बतला रहा है कि कच्चे माल किसे कहते हैं। तो कच्चे माल तो उसे कहते हैं जो एक तो प्राकृतिक रूप से मिल जाए या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करे, जैसे लकड़ी या धातु। देन इसके बाद इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें थी जैसे कि कपास तो वो लोग उपजा लेते थे, लेकिन जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर इसको वे लोग आयात करते थे। और वे आयात कहाँ से करते थे, तो बहुत दूर दूर जगहों से करते थे। उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ से आयात करते थे।
हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी करते थे। तो ये दोनों याद रखना है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो आज के अपने ही देश यानी राजस्थान से करते थे। और दूसरी देश की बात की जाए तो पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु यानी टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसके बाद में सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? तो कर्नाटक से किया जाता था, जो आज भी कर्नाटक एक सोने के लिए प्रसिद्ध है। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से किया जाता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा में जो चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं था तो वे लोग कहाँ कहाँ से आयात करते थे, तो उन जगहों को अभी हम लोगों ने पढ़ा। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन यही दे रहा है कि जो लोग नगर में रहते थे यानी हड़प्पा में जो लोग नगर में रहते थे वो भोजन किस तरह प्राप्त करते थे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों और लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। तो यही अब की एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि जी हड़प्पा में जो लोग गांव में रहते थे वे तो दाल, मटर, धान, तिल ये जो उगाते थे वे तो रखते ही थे, लेकिन जो लोग नगरों में रहते थे उनके लिए ये लोग भोजन का व्यवस्था करते थे। गांव से ले जाकर नगरों में पहुंचाते थे। और ये आज भी है। आज भी अगर आप देखते होंगे तो जो लोग शहरों में रहते हैं वे तो फसल का उत्पादन नहीं करते, लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं वे उत्पादन करते हैं और यहीं से गांव से ही शहरों में जाता है और शहर के लोग सर्विस करते हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौना मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। वस्तुओं के आसपास तालाब, चरगाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो यही दे रहा है आपकी एनसीईआरटी बुक की जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग उस वक्त एक नई बात थी। और हड़प्पा काल के जो हल था वो तो बच नहीं पाया है, लेकिन एक खिलौना बच पाया है और उसी खिलौना को देख कर हम लोग यहाँ कहते थे कि हड़प्पा के लोग
हड़प्पा के लोग शायद हल का प्रयोग करते होंगे। ये रहा हल का चित्र। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। चलिए गुजरात में कुछ हड़प्पा कालीन नगर के बारे में पढ़ते हैं। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलीवीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त था, वहीं धौलीवीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसके थोड़ा विशेषता हमने पीछे पढ़ा कि हड़प्पा नगर को दो भागों में विभक्त किया गया था, लेकिन यहीं जब हम गुजरात में देख रहे हैं तो यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया था। तो ये आपका डिफरेंस मालूम होना चाहिए। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यहाँ एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख और मुहरे जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहां पर कीमती पत्थर जैसे कांचा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थर शंखे और धातुओं से बनाई गई चीजों की एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन और या मुहरबंदी दाबने से बनी उनकी छाप मिली है। अब थोड़ा यहाँ पर दिया गया है कि मुद्रा और मुद्रांकन, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बे या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर और उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहरे की छाप को मुहरेबंदी कहते थे। जो मुहर के छाप किया जाता था उसी को मुहरबंदी बोला जाता था। और ये क्यों किया जाता था, चलिए इसके बारे में पता करते हैं कि क्यों किया जाता था। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो जो मुहरबंदी किया जाता था तो इससे यह पता चलता था, अगर इसको तोड़ा फोड़ा नहीं जाता था तो इससे यह पता चलता था कि जो सामान है अंदर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है।
लेकिन वहीं अगर उसमें कोई टूटा फूटा हुआ रहता था तो इसे पता चल जाता था कि सामान में कोई छेड़छाड़ हुआ है। और आज भी इस तरह के चीज़ों का प्रयोग हो रहा है कि हम लोग देखते हैं कि जब भी हम ई मार्केटिंग करते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम आजकल फ्लिपकार्ट या अदर जैसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो पैकेट के जरिए आते हैं और उसमें मुहर तो नहीं, लेकिन उसके जगह कोई कुछ और लिखा रहता है। तो अगर हम उसी को अगर खोल देते हैं, दूसरा आदमी अगर हमारा चीज़ को खोलता है तो इसे तो जाहिर हो नहीं जाता है कि वो आदमी छेड़छाड़ किया है। तो क्या हम उस चीज़ को लेंगे? नहीं लेंगे। तो उसी वही काम करने के लिए अतीत में लोग इस तरह के काम किया करते थे, क्योंकि उस वक्त तो उतना डेवलप नहीं था, लेकिन लोग अपने हाथ से ही इस तरह की मुहरबंदी किया करते थे। देन देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। यहाँ दे रहा है कि सभ्यता के अंत का रहस्य मतलब जो ये हड़प्पा सभ्यता था इसका अंत कैसे हो गया, उसी के बारे में बतला गया है। और ये देख रहे हैं शब्द रहस्य, रहस्य क्यों लिखा गया है? रहस्य सच में रहस्य ही है, क्योंकि इसका डेफिनेटली क्या कारण था, इसका हम लोग को डेफिनेटली क्या कारण था ये मालूम नहीं है। कोई आदमी कुछ और बोलता है, कोई विशेषज्ञ कुछ और बोलता है, तो डेफिनेटली इसका हम लोग का मालूम नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हो गया। चलिए, लेकिन जो भी लोग इसके बारे में तर्क देते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। हाँ, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। और अचानक हुआ क्या कि लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे का माल आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बढ़ने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो जो सब हड़प्पा सभ्यता के जो विशेषता थी वह विशेषता भंग होने लगा। विशेषता क्या था कि वहां पर लेखन, मुहर और बाट का प्रयोग होता था और ये सब बंद होने लगा। दूर दूर से कच्चे माल का आयात किया जाता था तो ये भी बंद होने लगा। मोहनजोदड़ो के सड़कें और नालों का विशेषता किस तरह से किया गया था तो ये सब भी चौपट होने लगा। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कें पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशी के बड़े बड़े झुंडों से चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि इन सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदी के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो यही दे रहा है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो कोई विद्वान यह तर्क देता है कि जंगल का विनाश हो गया। कोई तर्क यहाँ देखता है कि जो घास और उगते थे वो सब नष्ट हो गया। कोई तर्क ये देता है कि बाढ़ आ गया और जिससे सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन इन सब से
यह बात सिद्ध नहीं होता है कि इतने बड़े हड़प्पा सभ्यता एक साथ कैसे समाप्त हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियां जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 एवं 8 में पढ़ोगे। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया, उसके लगभग 1400 साल बाद एक नए नगर का विकास हुआ। तो इनके बारे में हम अध्याय 5 एवं 8 में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं तक समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको, ये सेशन आपको अच्छा लगे होंगे। और इसके पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, और ये सभी प्ले लिस्ट के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको वहाँ जाने पर, चैनल पे जाने पर थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारे टॉपिक के एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। आपको जाना है और प्ले लिस्ट में ढूंढना है NCERT हिस्ट्री। उसमें आपको क्लास 6 के ढूंढकर उसमें इंटर करना है और एक्सेस लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।